विश यू द बेस्ट ऑफ द मॉर्निंग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। सुबह की शुरुआत बहुत खास होती है। जी हाँ, ये सुबह हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें, नई नई आशाएं देता है और एक नई ऊर्जा भी प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन की निरंतरता को बरकरार रख सकें। जी हाँ, तो कार्यक्रम की शुरुआत हम करना चाहेंगे विचार के साथ। आपको बता दें कि विचारों का बहुत बड़ा महत्व होता है किसी व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी होता है। और आज हम जानेंगे कि हमारे मिसाइल मैन, जी हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनमोल वचन से आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। हमने अपने स्टूडियो में एक विशेष मेहमान को आमंत्रित किया है। जी हाँ, मैं चाहूँगी कि उनसे मुलाकात करवाएं हम आपकी। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजेश शुक्ला जी, जो कि एक प्रकाशक के तौर पर जाने जाते हैं। अपना नाम उन्होंने एक प्रकाशक के तौर पर बनाया है, अच्छी खासी पहचान है। साथ ही साथ आप कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते हैं और लोगों के बीच में जाकर किताबों के लिए जन जागृति फैलाते रहते हैं और साथ ही साथ ऐसे लेखकों को लगातार प्रोत्साहित करते रहते हैं जिनकी लेखनी बहुत अच्छी है लेकिन उन्हें एक मुकाम हासिल नहीं हो पाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार बिहान कार्यक्रम में। धन्यवाद। आज विश्व पुस्तक दिवस है। किताबें, हमारा और किताबों का सानिध्य जो है वो कालांतर से चला आ रहा है और ये शायद जब तक ये धरा है पृथ्वी है तब तक लगातार चलता रहेगा। दुनिया को समझने का जरिया होती है किताबें। एक प्रकाशक के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? किताबों की महत्ता के बारे में आपने भी सब कुछ बता दिया। बहुत कम शब्दों में आपने जो बता दिया, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। और एक लंबा समय किताबों की दुनिया में बिताने के बाद मैंने ये देखा है कि किताबें बेहद ज़रूरी हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये किताबें हमारे जीवन में शुमार हैं एक प्याले चाय की तरह। क्या बात है। चाय पीने से पहले हमारी जो मनस्थिति रहती है, हम बोझिल रहते हैं, थकान में डूबे होते हैं, चिंताओं में ग्रस्त रहते हैं, लेकिन चाय पीते ही धीरे धीरे हमारा मन बदलने लगता है। तो ये काम किताबें भी करती हैं। क्या बात। किसी भी रैक से, किसी भी शेल्फ से कोई एक किताब निकाल लीजिएगा, बहुत परेशान हो, और जैसे ही उसके पन्नों में आप उतरेंगे तो आप एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे और आपको लगेगा कि आप बहुत छोटी चीज़ों में अपने मन को फंसा कर रखे हुए हैं और एक बड़ी दुनिया आपके सामने खुली हुई है। तो किताबों से एक दुनिया खुलती है कि एक नया दृश्य हमारे सामने आता है। तो मैं किताबों के बारे में इतना लंबा समय बिताने के बाद मैं ये कहूँगा कि मैंने कुछ दो चार पंक्तियाँ लिख पाया हूँ मैं किताबों के बारे में। जी, हम चाहेंगे ज़रूर आप शायद उसमें किताबों की महत्ता किसी न किसी रूप में आई है। जी। कविता की पंक्ति है कि हमसे कई गुना अधिक जीती हैं किताबें, हमसे कई गुना अधिक जीती हैं किताबें, हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य हैं किताबें। हमसे कई गुना अधिक जीती हैं किताबें, हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य हैं किताबें। नष्ट हुई सभ्यताएं भी पुनः रची जा सकती हैं। नष्ट हुई सभ्यताएं भी, आज सभ्यताओं के नष्ट का जो विनाश का जो दौर चल रहा है, उसमें भी किताब एक आशा बंधाती है कि जो नष्ट हो रहा है जिन कारणों से भी, वो किताबें अगर हैं तो उसी भाव को मैंने इसमें लिखा है कि नष्ट हुई सभ्यताएं भी पुनः रची जा सकती हैं, बशर्ते बची रहें कुछ बेहतरीन किताबें, बशर्ते बची रहें कुछ बेहतरीन किताबें। क्या बात है। किताबें हमसे कई गुना ज़्यादा जीती, हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य हैं किताबें। जाहिर तौर पर क्योंकि हम जो भी कुछ जानते समझते हैं इन किताबों के ज़रिए, उस काल खंड को जी पाते हैं उन किताबों के ज़रिए, और आने वाले भविष्य के बारे में भी उन किताबों में ही लिखा होता है। अगर एक बहुत बड़ी जो जीवन शैली हम लोगों की परिवर्तित हो रही है, उसमें डिजिटलाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। ज़रूरी भी है समय के साथ बदलाव, लेकिन इसमें
जो है लोग जो है अब पेपर बैक यानी किताबों का जो होता था कि पन्ने पलट कर पढ़ने का जो मज़ा होता था, वो अब धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप या हम अपने टैब या फिर उस पर स्विच कर रहे हैं। आप एक प्रकाशक के तौर पर इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या परिवेश बदला है? परिवेश के साथ जो बदलाव आए हैं वो कैसे हैं? जब तक जीवन है धरती पर बदलाव तो होते ही रहेंगे। कहीं ज़िंदगी ठहरती नहीं, ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है और नए नए मुकाम हासिल करती जाती है। तो हम लोग भी एक नए दौर में चलते हुए, बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं। तो जब आपने मुझे सूचना मिली कि मुझे आना है आपकी इस कार्यक्रम में, तो मैंने अपने कुछ पुस्तक प्रेमियों मित्रों से बात की। हमने कहा आप लोग ये जो आज जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, ई बुक्स का जो दौर है, आप लोग गंभीर पाठक हैं, आप लोग को क्या लगता है कि क्या किताबें हमारे जीवन से अलग हो जाएंगी या किताबें भुला दी जाएंगी? तो लोगों ने कहा नहीं, किताबें हमेशा रहेंगी। किताबें जो है, ये जो प्रिंटेड वर्ल्ड है, जो मुद्रित शब्द हैं, इसके बगैर जीवन नहीं चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि जो किताबें सीमित दायरे में ही रहती थी, ये जो डिजिटाइजेशन हो गया है, किताब कहीं से कहीं पहुंच जा रही है। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जो किताब हाथ में लेकर, हार्ड कॉपी जो हाथ में लेकर जो पढ़ने का सुख है, वह सुख जो है ये मोबाइल और लैपटॉप या आपको कंप्यूटर नहीं दे सकता है। धीरे धीरे लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं और आज फिर किताबों की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। पुस्तक मेले जो लग रहे हैं, उससे लगता है कि नहीं, सब कुछ के बावजूद मुद्रित शब्द बचे रहेंगे और लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। जी हाँ, मुद्रित शब्द बचे रहेंगे और ये जो मुद्रण की जो कला है, जो मुद्रण का सिलसिला चलता आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि आपको थोड़ा पीछे लेकर जाते हैं। हाँ, करीब आप 2 दशक से लगातार आप इस प्रकाशन का जो दुनिया है उसमें आप शुमार हैं। आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि तब से लेकर सबसे पहले जब मुद्रण हुआ करता था तो अलग जरिया हुआ करता था, फिर धीरे धीरे इसकी शैली बदलती गई। हम चाहेंगे कि आप उस इतिहास के बारे में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि एक प्रकाशक बनने के पहले आपने सारी चीज़ों की एक बार अवलोकन तो ज़रूर किया होगा और लगातार सीखते रहे होंगे उन तमाम चीज़ों से। हम चाहेंगे बताएं आप। जैसे ही मनुष्य की समझ विकसित होती है और उसके हाथ में कोई किताब आती है, तो वो किताब उलट कर देखता है। फिर धीरे धीरे उसके मन में जिज्ञासा होती कि किताब बनी कैसे, कैसे छपी, कागज़ कहाँ से आया। तो ये सब बातों से हर इंसान गुजरता है, तो मैं भी गुजरा होऊंगा उसमें। तो धीरे धीरे जानकारियाँ हासिल हुई। तो ये हमारा जो है इतिहास जो है भारत में जो इतिहास है वो भोजपत्रों से शुरू होता है। अतीत काल में हम जाएं, जब हमारे पास कागज़ नहीं था, हमारी भाषा भी उतनी विकसित नहीं हुई थी, लेखनी के साधन नहीं थे, फिर भी अपने मन के विचारों को, हमारे जो प्रकृति का जो पृष्ठ हमें मिला था वो भोजपत्र था पृष्ठ के रूप में, उसमें हमने अंकित किया। और वो बढ़ते बढ़ते फिर स्याही आई, कलम आई, किसी तरह से कागज़ बन करके आया। तो फिर वो चीज़ें फिर कागज़ में ढलती चली गई। शब्द जो है भोजपत्र से वो शिलालेख तक गए। यह कहना मुश्किल है कि पहले भोजपत्र पे आए या पहले शिलालेख बने, लेकिन ये दोनों दौर से गुजरते हुए हम कागज़ पर आए और उसके बाद जो है जो हस्तलिखित जो है वो हमारे आलेख बनने लगे। आज भी आप अगर खुदा बख्श लाइब्रेरी जाएं तो मुग़ल कालीन बहुत सी कृतियाँ आपको, हस्तलिखित कृतियाँ उर्दू में, फारसी में लिखी हुई मिलेंगी, जिससे पता चलेगा। या फिर और जाएं पुराने पुस्तकालयों में आपको रामायण हस्तलिखित मिलेगी। ये चीज़ें हमारे यहाँ अभी भी धरोहर के रूप में सुरक्षित हैं, जो ये बताती है कि हम कहाँ से चल के कहाँ पहुँचे हैं। और आज जो जिस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, जो हम जिस क्रांति का जो दौर है, जो ये तकनीक के जरिए आज किताब कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो आपको बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि मनुष्य ने वाकई एक मुकाम हासिल किया है। और आज की जो किताबें हैं उनका तो कोई जोड़ नहीं है, बेजोड़ किताबें आजकल छप रही हैं, सुंदर किताबें छप रही हैं। जी, एक किताब के प्रकाशन में एक लेखक की भूमिका होती है, एक प्रकाशक की भूमिका होती है, जो
मुद्रण करते हैं या जो पर्दे के पीछे जो लोग हैं उनकी भूमिका होती है, एक टाइपिस्ट की भूमिका होती है, साथ ही साथ चित्रकारों की भूमिका होती है, अगर आपको चित्र है, फिर जो डिजाइनर की भूमिका होती है। तो किताब के प्रकाशन में एक बहुत बड़ा कुनबा होता है इसके पीछे, जो प्रकाशन जब किताबें हमारे हाथ में आती है तो उन सब की मेहनत का सारांश हमारे हाथ में होता है एक प्रकाशक के तौर पर, क्योंकि एक प्रकाशक भी एक पाठक रहा है। क्योंकि जब तक आप एक अच्छी किताब को परखना नहीं जानेंगे, एक अच्छे लेखक को परखना नहीं जानेंगे, आप एक अच्छे प्रकाशक नहीं बन पाएंगे। बतौर प्रकाशक कितना मुश्किल रहता है, क्या समस्याएं आती हैं आपको उस वक्त जब एक कागज के रूप में लिखी हुई हस्तलिखित कृतियां जब आप तक पहुंचती हैं किताब का रूप लेने के लिए, क्या उस वक्त समस्याएं आती हैं? अभी आपने एक बात कही कि प्रकाशक पहले एक पाठक होता है। हर प्रकाशक पहले पाठक होता है, तभी वो प्रकाशन जगत में आता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। मैं किसी सेमिनार में इलाहाबाद गया हुआ था, और जब सेमिनार ख़त्म हुआ तो शाम को सिविल लाइंस में घूमते हुए मैं किताब के शोरूम में गया, और वो एक बड़े प्रकाशक हैं। तो मुझे खुद सुखद आश्चर्य हुआ कि मैं खुद उसके वही इलाहाबाद का प्रकाशन है वो, और मैं कैसे वहाँ तक पहुँच गया। तो मैं उसके अंदर गया, मैंने उनकी किताबें देखने लगी, और मैंने 2-4 किताबें उसमें से निकाली जी। तो मैंने जब बिल पेमेंट करने लगा तो एक सज्जन बैठे थे काउंटर पे, उन्होंने कहा आपने किताबें तो बड़ी अच्छी अच्छी खरीदी हैं, एक किताब आप मेरी मर्जी से ले जाइए। तो हमने कहा ये फिर हमने कहा देखें कौन सी किताब है। तो उन्होंने किताब निकाल कर दिखलाई, करीब 300-350 पृष्ठ की वो किताब थी, और उन्होंने कहा ये किताब आप मेरे कहने पर ले जाइए। हालांकि वो मेरे बजट से बाहर हो रहा था उस समय लेकिन फिर भी उनके आग्रह को हम टाल नहीं सके, और उन्होंने मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ वो किताब हमें दी। भले ही हमने उस समय बेमन से लिया हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हम वक्त मिला, जब हमने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, तो हम उस किताब में खो गए। और कितनी उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में कृतज्ञता का भाव है, मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मैंने उस किताब को पढ़ा, फिर अपने किसी दोस्त को दिया, फिर तीसरे को दिया। तो उस किताब के साथ ये हुआ जो हम कभी भूल नहीं पाते हैं। उस किताब की कई बार हमने प्रतियां खरीदी, उसका आकर्षण मुझे हमेशा उसकी याद आती थी। मैंने कई बार उसको खरीदा, और कभी वो लौट कर नहीं आई किताब मेरे पास। पता चला इधर से उधर गई, उधर से वो पढ़ रहे, और आज भी लगता है वो किताब कहीं होगी तो चल ही रही होगी, वो कहीं ठहरी नहीं होगी। और वो किताब थी एक तिब्बत यात्रा पर। एक बंगाली पर्यटक ने, जिसके पास कलम और कागज के पैसे नहीं थे, उसने तिब्बत तक की यात्रा की। जब तिब्बत की यात्रा जो है इतनी वो नहीं थी, उसने परेशानियाँ, तो वो किताब में एक ऐसा आकर्षण था। उस किताब को पढ़ने के बाद हमने सोचा कि नहीं, एक प्रकाशक को ऐसी किताबें, ऐसे लेखक खोजने चाहिए और पाठकों तक किताबें पहुंचानी चाहिए। जी हाँ, प्रकाशन निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा साहित्य सूचना जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस लिहाज से एक प्रकाशक की क्या भूमिका है, हम चाहेंगे कि आप इसका जिक्र ज़रूर करें। प्रकाशक की एक बहुत गंभीर भूमिका निभाता है समाज में, और प्रकाशक की सोच, प्रकाशक की दृष्टि और प्रकाशक के काम करने की शैली समाज को बहुत कुछ देती है, अगर वो सही दिशा में काम करे। तो प्रकाशक का सबसे बड़ा काम यह है कि उसे अच्छे लेखक ढूंढ कर लाना, अच्छे लेखक ढूंढना। इन वर्षों में मैं क्षमा चाहूँगा, हो सकता है मेरे पास भी बहुत अच्छे लेखक आए होंगे, मैं उन्हें समझ नहीं पाया होऊंगा अपनी परिस्थिति बस या अपनी सीमाओं को देखते हुए। लेकिन ऐसा होता है कि कई बार बिल्कुल एकदम कोई लेखक आपके सामने आता है, आप उसको समझ नहीं पाते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो लेखक जब चर्चित हो जाता था, आपको लगता है ये लेखक तो मेरे पास भी आया था। तो प्रकाशक के पास एक पैनी दृष्टि होनी चाहिए कि वो लेखकों को पहचाने, लेखकों की खोज करे, और उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए उनकी चीज़ों को सामने लाए। लाभ एक है, लाभ तो व्यवसाय का केंद्र है, लाभ धुरी है व्यवसाय की जिस पे व्यवसाय चलता है, लेकिन कई बार लाभ को दरकिनार कर यह काम करने पर इसके दूरगामी परिणाम जीवन में मिलते हैं। एक भी लेखक अगर बड़ा एक प्रकाशक देखा जाए तो 2-4 लेखकों की बदौलत ही वो जीता है, 2-4 बड़े लेखक ही उसे प्रकाशक बनाते हैं। तो ऐसे लेखकों की खोज करना जिसमें प्रकाशक को अपना भी भविष्य दिखाई दे और लेखक को
आप में अपना भविष्य दिखाई दे, तब एक अच्छी चीज़ निकल कर सामने आती है। और लेखकों की गंभीरता और उनके जो श्रम की जो शक्ति है वो भी प्रकाशक विकसित कराता है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा कि मेरे पास एक पुस्तक आई छपने के लिए, वो हिंदी पंजाबी साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन था। वो किताब मेरे पास आई और वो होशियारपुर पंजाब के उसके लेखक थे जो हिंदी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा कि मैं कहीं किसी माध्यम से आई, उनका यही कहना था कि ये किताब मैं अपने जीवन भर नहीं प्रकाशित करा पाया। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस समय किताब मैंने थी, आज मैं रिटायर कर गया हूँ, अब मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम छूट रहा है, इस किताब का प्रकाशन होना चाहिए। वो किताब मेरे पास आई 25-30 साल में टाइप की हुई किसी पांडुलिपि की स्थिति क्या होगी आप सोच सकते हैं। 35 साल का वक्त बीत चुका था। हमने देखा चीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका प्रकाशन आसान नहीं है। फिर भी मैंने हिम्मत करके, उसमें पंजाबी के शब्द थे, हिंदी के थे, संस्कृत के थे, किसी तरह 1.5-2 महीने में हमने उसकी तैयार की कॉपी, प्रेस कॉपी तैयार कराई। फिर मेरे पास आई, हमने देखा तो हमने कहा ये तो तैयार हो गई है। लेकिन मुझे लगा कि इसमें लेखक की उपस्थिति, क्योंकि लेखक ने 30-35 सालों में बहुत कुछ देखा होगा, अर्जित किया होगा, वो तो इसमें नहीं आया। मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारा ये है कि अब एक बार आप पटना आएँ और इस किताब को देखें। तो उन्होंने कहा नहीं, अब देखिए मेरी अवस्था हो गई है, मैं यात्रा नहीं कर सकता हूँ, दिक्कतें बहुत हैं ये वो। तो मैं कहा मैं आपके पास आ जाऊँगा, लेकिन इस किताब में आपको अपना पर्सनल टच देना पड़ेगा, ये किताब उसके बिना अधूरी है। तो उन्होंने कहा नहीं आप नहीं, मैं खुद आऊँगा। मुझे उसके बाद उन्होंने टिकट बुक कराई, कुछ दिनों के बाद वो पटना में आ गए और गुरुद्वारे में ठहर गए। मैंने उनको स्क्रिप्ट, वो छपी हुई पूरी चीज़ें दी। 2 दिन तक वो देखते रहे। 3 दिन के लिए वो पटना आए थे समय निकाल के। 2 दिन के बाद वो कहते हैं कि नहीं आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझे यहाँ बुलाकर। 3 दिन बीत गए, वो किताब पे काम करते रहे, काम उनका पूरा नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी टिकट एक्सटेंड कराई, ऐसे कर 2 बार उन्होंने अपनी टिकट एक्सटेंड कराई और वो 15 दिन पटना में रहे। 15 दिन का समय उनका लगा और वो गुरुद्वारे में ठहरे हुए थे। और जब उन्होंने अंतिम दिन मुझे बुलाया, लोग हमारे स्टाफ जाते थे, प्रूफ लेकर आते थे, जाते थे, दिन भर एक क्रम चलता रहता। कभी कभी हमारे दफ्तर में भी आ जाते थे। संयमी व्यक्ति थे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो जब अंतिम दिन उन्होंने कहा कि शुक्ला जी आप आइए, अब मैं आपके हाथ में ये फाइनली आपको देना चाहता हूँ। हम गए, गुरुद्वारे गए, उनके कमरे में यहाँ ठहरे थे, वहाँ गए, उन्होंने मुझे किताब दी और एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ पर आया था, मैं सिख हूँ, लेकिन मैं अभी तक मत्था टेकने नहीं गया हूँ। मैंने यही कहा था गुरु गोविंद साहब जी से कि जब ये काम मेरा पूरा हो जाएगा तब मैं मत्था टेकूंगा। बोले मैं आपको दे रहा हूँ, अब मैं मत्था टेक कर, मेरी ट्रेन का टाइम है, मैं जा रहा हूँ। तो ये है, किताबें, अच्छी किताबें ऐसे बनती हैं। मैं भी उनकी मेहनत को देख के दंग रह गया और एक बहुत ही सुंदर किताब निकल कर आई, जो आज भी जिसकी डिमांड होती। कहीं कहीं से मेरे पास फ़ोन आते हैं जो कंपैरेटिव लैंग्वेज की जो स्टडी जो कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए वो एक बड़ी चीज़ है। तो किताब ऐसे भी छापी जा सकती थी और ऐसे भी छापी जा सकती थी। तो ये एक अनुभव है मेरा जो मैं कभी भूलता नहीं हूँ। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जो लेखक है और प्रकाशक है, दोनों उस रेल की जो पटरी किस दोनों सिरे हैं जो साथ साथ अगर ना चलें तो या तो लेखक पीछे छूट जाएंगे या प्रकाशक पीछे छूट जाएंगे। दोनों का साथ चलना बेहद ज़रूरी है सामंजस्य बिठाने के लिए, ताकि लेखकों तक सही चीज़, सटीक चीज़ पहुंच सके। यहाँ एक बहुत बड़ी जो परेशानी आती है पाठकों को लिए, वो होती है भाषा। आपने कहा ना कि भाषा का एक कंपैरिजन था, उसकी स्टडी उनकी उस किताब में थी। यहाँ पे भाषा का एक बहुत बड़ा बाधा आ जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो अलग अलग भाषाओं में लिखी हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं लोगों से, लेकिन जब पढ़ने जाते हैं तो पता चलता है कि इस भाषा में के बारे में तो हमें ज्ञान ही नहीं है, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। अनुवाद कई बार लेखक अपने सिरे से अनुवाद करते हैं, कई बार एक प्रकाशक भी उस किताब की चर्चा को देख करके, उस किताब को फेमस देख करके उसका अनुवाद करवाना चाहता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है प्रकाशक के लिए भी, और हम पाठकों के लिए भी एक बहुत बड़ी पूंजी हो जाएगी अगर वैसी किताबों को हम अनुवाद कराकर पढ़ सकें। हाँ, ये आपका जो है बिल्कुल सही कहा कि एक कोई भी साहित्य है वो भाषाओं में बंध कर नहीं रहता है, लेकिन
उसको एक भाषा से दूसरे भाषा में लाने का काम तो अनुवादक ही करते हैं। तो अनुवाद जिस गति से होना चाहिए, खासकर दूसरी भाषाओं से जो हिंदी में अनुवाद की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है। अच्छी किताबें जो हिंदी में आनी चाहिए थी दूसरी भाषाओं से, वो नहीं आ पा रही हैं। तो अनुवाद की दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे। और सबसे बड़ी इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि भाषा के जानकार आज नहीं मिल रहे हैं। आपका इतना बड़ा शहर है, मैं लोगों से कहता हूँ कि किसी भी बीमारी के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छा सा अस्पताल यहाँ उपलब्ध है, सब कुछ जांच की सारी सुविधाएं हैं। लेकिन अगर भाषा की कोई समस्या है तो एक भी क्लिनिक ऐसी आपको नहीं मिलती है जहाँ आप जाएं और आपकी चीज़ें शुद्ध होकर चली आएँ। एक पृष्ठ का संशोधन कराने में भी हम लोग को परेशानी होती है। तो ये स्थिति है। तो अनुवाद का कार्य तो उससे बहुत आगे का कार्य है। किन्हीं की हम लोग खो ढूंढते हैं, किन्हीं की हिंदी बहुत अच्छी है तो उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है उनको हिंदी की पकड़ नहीं। यहाँ पे आके अनुवाद का कार्य ठहर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को खोजना जो कम से कम 2-3 भाषाओं में पारंगत है और उसकी पूरी आत्मीयता से लगा हो उसमें, तब कहीं कोई रिजल्ट आता है। ऐसे लोगों की कमी है। फिर भी निराश नहीं होना, ऐसे लोग छिपे हुए हैं और इन लोगों को लाकर जोड़ना है तो एक अच्छी चीज़ें सामने आने लगेंगी। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो ऐसी भाषाओं में लिखी हैं जिनके बारे में शायद बहुत एक छोटे जगह की जो बस्ती है वहाँ के लोग निकल कर आते हैं और एक बहुत सुंदर किताब लिख जाते हैं। लेकिन फिर वही है कि भाषा का जो बैरियर है, भाषा की जो दीवार है वो खड़ी हो जाती है। किताबों का जिक्र कर रहे हैं हम। लेखक, कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटे लेखक होते हैं, उनकी पहली किताब होती है, उनको पहचान नहीं मिली होती है। उस समय में एक प्रकाशक को क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर एक प्रकाशक, उसे एक नाम हासिल हो चुका है, एक मुकाम हासिल हो चुका है, तो वो शायद रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि दोनों प्रकाशक और लेखक के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप चलता है। अगर प्रकाशक हैं तभी लेखक है और लेखक है तभी प्रकाशक है। इस पे आप क्या कहेंगे? हमने तो तमाम नए लेखकों को छापा है, उनकी रचनाओं में उनसे ही मेहनत कराकर उनकी चीज़ को हमने सही ढंग से छापा है। और वो लेखक आज कुछ लोग तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, अखबारों में हैं, मीडिया में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्रकाशक को, क्योंकि नए लेखकों की किताबें थोड़ी सी भी उनको छाप कर आप दे देंगे तो उनका काम चाहिए, उनको हजारों नहीं चाहिए। तो ऐसा करना चाहिए, नए लेखकों को छापना चाहिए। और लगता है कि वो वही आने वाले दिनों के लिए उनके जो है उर्वरक का काम करेंगे उनके प्रकाशन के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ये किताबें जो है ज्ञान और अंतर्ज्ञान के बीच की जो खाई है उसे पाटने का काम करते हैं, उसके बीच एक सेतु बनाते हैं ताकि हम बाहरी ज्ञान और अंतर्ज्ञान को दोनों को एक साथ ले आए। फिर जब हम इस विश्व को देखते हैं, इस दुनिया को देखते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत दिखती है हमें दुनिया। ये एक प्रकाशक का नज़रिया क्या होता है? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आती हैं एक प्रकाशक को, सारी चीज़ों को करना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि एक चित्रकार की ज़रूरत होती है, एक डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है, पर्दे के पीछे काम करने वाले टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, सबको एक जगह एकत्रित करना। और ऐसी क्या समस्याएं प्रकाशक को झेलनी पड़ती हैं? प्रकाशक को के सामने जो समस्याएं हैं, जैसे प्रोडक्शन का 8 स्टेप है, 8 दौर से गुजरने के बाद कोई किताब आपके सामने आती है जो लेखक से शुरू होकर पुस्तक विक्रेता तक जाती है। तो 8 स्टेप में अच्छे लोग मिलते नहीं हैं। आपने जो भाषा की समस्या का जो है उसमें अच्छे कंपोजर नहीं मिलते हैं। अच्छे कंपोजर नहीं मिलते हैं तो फिर प्रूफ रीडिंग की समस्या आती है। उसके बाद दिक्कत क्या है, भाषा से जुड़ी चीज़, अच्छे प्रूफ रीडर नहीं मिलते हैं। प्रूफ रीडर अगर आपको अच्छा मिल गया तो हो सकता है प्रिंटर अच्छे ना मिले, क्योंकि ये सब दौर से बाइंडर, कभी बाइंडर से गलतियां हो जाती हैं। बाइंडर जो है लापरवाही से अपना काम करते हैं बाइंडर। तो ये सब दौर से हर स्टेप पे आपको पैनी निगाह रखनी पड़ती है और उसको प्रकाशक को कई हिस्सों में बंटकर जीना पड़ता है, सब कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो किताब आपकी अच्छी नहीं बनेगी, आपको देखकर बहुत दुख होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है, वो सरकार को थोड़ा सा इसमें गंभीर होना पड़ेगा। और अगर गंभीर होंगे तो नए प्रकाशक हमारे यहाँ खड़ेंगे। सरकार को कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए कि नए नए लोग इस फील्ड में आएँ और वो प्रकाशन की तकनीक से अवगत हों। ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय और
उद्यमिता का वो साधन बन सकता है। बिल्कुल। और ये किताबों को दुनिया को और व्यापकता तब मिलती है जब छोटे छोटे शहरों में पुस्तक मेलों का आयोजन होता है, ताकि एक छत के नीचे देश विदेश, आपके गांव कस्बे के लेखक की भी किताबें लोगों तक पहुंच सके और लोग उसको पढ़ सकें। बतौर प्रकाशक, पुस्तक मेला जो लगातार हमारे शहर में भी, पटना के गांधी मैदान में भी बहुत खूबसूरती से इसका आयोजन किया जाता रहा है, अलग अलग शहरों में, दिल्ली में भी इस तरीके का आयोजन लगातार हर वर्ष किया जाता है। एक प्रकाशक क्या कहना चाहेगा पुस्तक मेले को लेकर के? पुस्तक मेला एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे तमाम मेले होते हैं, उत्सव होते हैं, अभी बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, उसी तरह पुस्तक मेला पुस्तक प्रेमियों के लिए जो है उत्सव का वो उत्सव है। मेला लगता है, तमाम लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलन होता है, लेखक प्रकाशक से मिलते हैं, प्रकाशक अपने पाठक से मिलता है, लेखक अपने पाठक से मिलता है। तो जो माहौल बनता है वो माहौल और कहीं अन्यत्र नहीं बन सकता है। तो पुस्तक मेला लगना चाहिए, और छोटे मेले भी लगे, बड़े मेले भी लगे। पुस्तक मेला से बहुत रचनात्मकता का विकास होता है, व्यवसाय को एक फैलाव मिलता है और हमारे विचारों को भी एक आकाश मिलता है। तो पुस्तक मेला बहुत ज़रूरी है। ये है कि थोड़ा सा महंगा हो जाता है, उसके स्टॉल्स के चार्जेज वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा सरकार को सब्सिडी वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि कम पैसे में सामान्य प्रकाशक भी अपनी किताबें लेकर वहाँ बैठ सके और पाठकों तक अपनी बात पहुँचा सके। अच्छा है जी। मतलब एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। आप कितने भी बड़े प्रकाशक क्यों ना, आप कितने भी बड़े लेखक क्यों ना, आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए आप लोगों से संवाद स्थापित कर सके, जहाँ सीधा संवाद हो, वर्चुअली सीधा संवाद हो। ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ और भी आती हैं, लेकिन उन परेशानियों को दरकिनार कर एक प्रकाशक अपनी किताब को बहुत खूबसूरती से अपने पाठकों तक पहुँचाता है। एक प्रकाशक क्या हो सकता है? एक लेखक को, छोटे से लेखक को एक बड़ा मंच दे सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकाशक कर सकता है। तो हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही जो लेखक आप तक आते हैं उन्हें प्रोत्साहित करते रहें, और ऐसे ही कह सकते हैं नगीने जो है, लेखक नगीने होते हैं, क्योंकि हमारे साहित्य से ही समाज का विस्तार होता है। तो ऐसे ही लेखकों को ढूंढ कर आप उनकी किताबों का प्रकाशन करें। बहरहाल आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी बेहतरीन बातचीत। बहुत आपने भी बहुत अच्छे ढंग से संचालन किया और बहुत ही बातें सामने निकल के आई, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम बहुत आभारी हैं दूरदर्शन के, और सभी दर्शकों को प्रणाम अपना निवेदित करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।